20% का लोअर सर्किट। ये है मार्केट का रिएक्शन जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड का Q1 FY 2027 के रिजल्ट का। अब मैनेजमेंट ने भी अपना कॉन्फ्रेंस कॉल में अपना जो व्यू है वो सामने रखा है। अब इस टोटल चीज़ को हम लोग को कैसे लेना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, उसी को लेके आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र या फिर एनालिस्ट नहीं हूँ। ये जो वीडियो है वो स्ट्रिक्टली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये इस वीडियो को किसी भी किस्म का बाई और सेल रिकमेंडेशन ना लिया जाए। इसी के साथ हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी वीडियो में हम लोग थोड़ा एक कंटेंट को एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम लोग कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखेंगे कंपनी का, जो कि हम लोगों को एज एन इन्वेस्टर और मार्केट को पहला झटका दिया है। यहाँ पे हम लोग अगर Y1 बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे टोटल जो रेवेन्यू इनकम है वो 25% से बढ़ा है, और जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 27.5% से बढ़ा है। वेयर एज यहाँ पर जो एक्सपेंस है वो बढ़ गया है 31.4%, जो कि रेवेन्यू से ज़्यादा है। और इसी के चलते हुए जो टोटल एडजस्टेड एबिट है वो सिर्फ और सिर्फ 4% बढ़ा है। और यहाँ पे जो एबिटा का जो मार्जिन है वो जो Q1 2026 में जो 10.1% था वो इस बार गिर के 8.2% हुआ है। और इसी के चलते हुए जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बढ़ने के वजह इस बार 33% तक ड्रॉप हुआ है, जो कि इसके EPS में भी दर्शाता है। सो बेसिकली ये इस क्वार्टर में जहाँ पे टोटल फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू का गाइडेंस 40% का था, वहाँ पे यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं रेवेन्यू ही सिर्फ बढ़ा है 25%। और जहाँ वो डाउन द लाइन वो वहाँ पे जो बॉटम लाइन है वहाँ पे 33% का डी ग्रो हुआ है। तो इसी के चलते हुए जो पहला शॉक है वो हम लोगों को लगा है। फिर इसका जो रीज़न है वो हम लोगों ने जब कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ है तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट ने एक्सप्लेनेशन दिया है। और वो वहाँ पे भी जो कॉल अटेंड किए थे वहाँ पे भी उनको ये चीज़ पूछा गया है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स ने, मतलब कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ने क्या बताया है कि ये जो क्वार्टर है ये क्वार्टर उनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू कंसोलिडेशन इन जैसा चीज़ है, ये सम सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यहाँ पे वहाँ पे क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे डिकेड लॉन्ग उनका जो ग्रोथ का जो एक चेस था वो यहाँ पे सिर्फ ओनली प्रॉफिट से वो अपना जो व्यू है वो शिफ्ट कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट थ्रू कैश फ्लो और कैलिब्रेटेड कैपिटलाइजेशन में। यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनका 28% का जो YoY उनका जो रेवेन्यू ग्रो हुआ है उसका, और जो कि 40% से कम है, इसका उन्होंने जो वजह दिया है कि Q1 उनका थोड़ा डिम जाता है, थोड़ा स्लो जाता है, लो जाता है, जो कि बाद में वो Q2 और Q3 में वो पिकअप करता है। बट यहाँ पे ये चीज़ उतना ठीक से बैठता इसीलिए नहीं है क्योंकि हम लोग जब YoY बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये यहाँ पे हम लोग Q1 2026 फाइनेंशियल 2026 के साथ Q1 2027 का हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। तो फिर अगर Q1 इनका नॉर्मली स्लो जाता है तो फिर दैट वुड हैव बीन द सेम केस इन प्रीवियस फाइनेंशियल ऑल्सो। सो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रीज़न है कि ये Q1 थोड़ा स्लो जाता है, दैट डज नॉट सीम अ वेरी गुड रीज़न कि यहाँ पे रेवेन्यू का उतना ग्रोथ कम क्यों हुआ है। इसके आगे चल के जो कंपनी ने रीज़न दिया है कि इनका जो एबिटा मार्जिन में इतना ड्रॉप क्यों हुआ है, इसका इन्होंने काफ़ी सारा रीज़न दिया है। एक जिसमें प्रिविलेंट रीज़न मेनली दो ही उन्होंने दिया है कि डाइस एक्विजिशन और उसके चलते हुए जो एम्प्लॉय का जो कॉस्ट है, ये उन्होंने मेन रीज़न दिया है। ये हालांकि मैनेजमेंट ने टिल द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन उन्होंने अपना जो 40% ईयर जो एनुअलाइज्ड रेवेन्यू ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है उसको उन्होंने मेंटेन किया है। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ अब्रॉड में भी अपना बिजनेस एक्सपेंशन का भी कुछ प्लानिंग का बारे में बताया है। तो
आगे चलते हुए कि इसमें हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इस क्वार्टर में रेवेन्यू मिक्स कैसा रहा। तो इनका जो प्रोपेल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो गिफ्ट कार्ड्स का ये सर्विस देते हैं, वहाँ पे लगभग लगभग 251 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। प्रोग्राम फीस से इनको लगभग लगभग 160 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और जो सैस फी, प्लेटफॉर्म फीस है, सर्विस फी है, वहाँ से लगभग लगभग 12.5 करोड़ का इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं कि मेन कहाँ पे इनका जो मार्जिन में डेंट आया है, मतलब इनका एक्सपेंडिचर कहाँ पे इतना इंक्रीज़ हुआ है। लगभग लगभग 2% का इनका एबिटा मार्जिन में हिट आया है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रीज़न इन्होंने दिया है वो है डाइस का एक्विजिशन। ये जो डाइस का एक्विजिशन का बारे में इन्होंने बहुत सारा डिटेल में बताया है कि यहाँ पे जो डाइस का एक्विजिशन है, ये इन्होंने कहा है कि इसका जो इनका जो पहला का प्लान था, ये शेयर परचेस का प्लान था, जिससे इन्होंने एसेट परचेस में शिफ्ट किया है इस डाइस के एक्विजिशन का प्लान को। इसके चलते हुए क्या हुआ कि इनका जो एआई प्रोफेशनल्स है, जो एम्प्लॉयज़ थे, उनको जब इन्होंने एक्वायर किया है तो उनको इन्हें इस कंपनी को पुणे से हैदराबाद में वन टाइम शिफ्ट करना पड़ा था। तो ये जो एक शिफ्ट है, तो इसका जो एक्सपेंडिचर है, ये वन टाइम एक्सपेंडिचर इनको हुआ है। प्लस इसका अदर एक्सपेंडिचर्स के बारे में भी इन्होंने बताया, जो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो इन्होंने एक चीज़ मेंशन किया है, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये एक अभी एसेट एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट है, इसके चलते इसका जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, वो मैनेजमेंट ने कहा सिर्फ Q2 से ही स्टार्ट होगा, और जो प्रॉपर फ्लो ऑफ रेवेन्यू है इस एक्विजिशन से, वो Q3 में रियलाइज़ होगा। फिर उन्होंने एक जो पॉइंट मेंशन किया है वो है कैपिटलाइजेशन पॉलिसी शिफ्ट। ये उन्होंने बताया कि बेस्ड ऑन ऑडिटर्स एडवाइस एंड ऑल, इन्होंने जो पहले जो एक्सपेंडिचर्स को कैपिटलाइजेशन करते हैं, उसको अभी वो P&L में शिफ्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ बुक कीपिंग मैटर, जो कि आगे चलते हुए ये स्ट्रीमलाइन होगा। नेक्स्ट है कि इन्होंने बताया कि एक एम्प्लॉय का जो इंक्रीमेंट कॉस्ट है, मतलब जो ईयर एंड में एनुअल जो इंक्रीमेंट्स होता है, वो इस बार Q1 में कॉस्ट बेस में ऐड किया है। बट अगेन ये कुछ सेम पॉइंट ही है कि ये तो हर साल ही होता है। सो इस साल में ऐसा क्या कुछ अलग सा तो डिफरेंस नहीं होगा कि इस साल में इसमें कुछ ज़्यादा ही कॉस्ट बेस में ऐड होगा Q1 में। सो दैट डजंट मेक एनी सेंस कि उसी के चलते हुए क्यों इसका मार्जिन में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। फिर एक जो कंपनी ने, मैनेजमेंट ने जो एक रीज़न बताया कि यहाँ पे जो सब्सिडियरी में इन्वेस्ट हुआ है, वहाँ पे जो नए एम्प्लॉयज़ ऐड हुए, तो उसके चलते हुए उनका कॉस्ट बेस बढ़ा है इस क्वार्टर में। अभी मैनेजमेंट का जो रीजनिंग्स है, वो मेनली फोकस ऑन के है कि उनका नया जो एक्विजिशन है, उसी के चलते हुए उनका फॉर वन रीज़न और अनदर, बट उसी के इर्द गिर्द उनका एक्सपेंडिचर बढ़ा है। तो वो जब इतना फोकस डाल रहे हैं एक्विजिशन इन्वेस्टमेंट में, तो ये हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि क्या एक्विजिशंस हुआ है और इन्वेस्टमेंट्स हुआ है, जिसके चलते हुए एक्सपेंडिचर बढ़ा है। और आगे चल के ये जो एक्सपेंडिचर्स है, ये कैसे रेवेन्यू में और देन कमिंग टू द मार्जिन टू द जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वहाँ पे कैसे एडिशन किया जाए, एडिशन देगा। तो पहला जो पॉइंट जिस एक्विजिशन के बारे में बार बार बोला गया है, वो है डाइस। यहाँ पे ये एक एसेट परचेस एग्रीमेंट है। यहाँ पे थोड़ा बताना, यहाँ पे मैनेजमेंट ने भी बताया कि ये जो एक्विजिशन है, ये पहले था कि शेयर परचेस, जिसमें लगभग 123 करोड़ का डील था ये। बट लेटर उन्होंने 68 करोड़ का डील किया है एसेट परचेस का। अभी एसेट परचेस मतलब उन्होंने क्या किया कि उनका जो टोटल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, फिर एम्प्लॉय जो एंटरप्रेन्योर कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसका जो टोटल पोर्टफोलियो, ये सब चीज़ होता है उसका एसेट। ये जो सारे एसेट्स है, इनको इस कंपनी में एक्वायर किया है। और इसी के चलते जो प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व थे इस कंपनी में, उनका भी हैदराबाद से पुणे में शिफ्ट हुआ था। सो यहाँ पे
इससे कंपनी को क्या हुआ कि इन जो एसेट इनको चाहिए था अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस में उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, वो इनको मिल गया। और साथ ही साथ लगभग 55 करोड़ का इनको जो प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट मतलब नोशनल लॉस नहीं हुआ है। जो ज़्यादा उनको पे करना था 123 करोड़ का डील की जगह उन्होंने 55 करोड़ सेव करके 68 करोड़ में एसेट को परचेस किया है। अब ये जो एसेट्स उनको मिला है उससे उनको फ़ायदा क्या हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि टोटल एक स्पेंड मैनेजमेंट का प्रोडक्ट सूट उनको मिल गया, इसका उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिल गया। एंड मोस्टली उनका जो पोर्टफोलियो का 85 प्लस जो एंटरप्राइज क्लाइंट्स है वो भी इन मतलब इसी के चलते, इस एक्विजिशन के चलते इनका ऑनबोर्ड हो गया। और इसमें से कुछ बड़े बड़े नाम्स भी मेंशन उन्होंने किया है, हिंदाल्को, IDFC बैंक, लेंसकार्ट, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ इसका हम लोगों ने पहले ही मेंशन किया कि जो 100 प्लस AI प्रोफेसर्स को रिलोकेट किया गया है, उसका रेवेन्यू भी, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो इस क्वार्टर में गया है। और इसका जो रेवेन्यू जो जनरेट होगा इस एक्विजिशन के थ्रू वो Q2 FY 2027 से इनिशिएट होगा। और इसका जो फुल प्रूफ बेसिस पे जो रियलाइजेशन होगा वो FY 2027 क्वार्टर 3 से होगा। अभी नेक्स्ट जो एक्विजिशन के बारे में मैनेजमेंट ने बात किया है वो है यूनो बैंक। ये उनका 8 करोड़ का एक्विजिशन है, लगभग 20% शेयर का। ये जो है ये जो एक्विजिशन है ये इस कंपनी के लिए बहुत ही वाइटल है, क्योंकि ये जो यूनो बैंक है ये RBI का जो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2 है उसका लाइसेंस होल्ड करता है। अब इसका क्या बेनिफिट है, एक इसका पहला एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बेनिफिट ये है कि ये जो इस एक्विजिशन के थ्रू जैगल को क्रॉस बॉर्डर डिजिटल ऑफरिंग्स, डिजिटल प्रोडक्ट ऑफरिंग का एवेन्यू मिल रहा है। मतलब जो डिजिटल पेमेंट्स, रेमिटेंस, फॉरेक्स कार्ड, ये सब अब कंपनी अपने कॉर्पोरेट और रिटेल बेस को ऑफर कर सकते हैं। प्लस एक चीज़ जो हम लोगों ने पहले बात करे थे कि अभी ये जो कंपनी है वो आउटसाइड इंडिया भी अपना ग्रो करने का कोशिश कर रहा है। उसके चलते भी जो एक लाइजनिंग होता है कि एक सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस होता है, उसमें भी इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के थ्रू उनको मदद हो सकता है। अब नेक्स्ट जो एक्विजिशन के बारे में यहाँ पे मैनेजमेंट ने बात किया है वो है Zag.Money। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है कि Zag.Money ये बेसिकली कार्ड इशुएंस करता है। और पिछले क्वार्टर के थ्रू जो मैनेजमेंट ने कहा है कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में लगभग 2.3 टाइम्स कार्ड इशुएंस हुआ है, अराउंड 84 कार्ड्स। दैट इज़ द एब्सोल्यूट नंबर विच इज़ अ ह्यूज ग्रोथ एक्चुअली। फिर साथ ही साथ इस Zag.Money के अंडर में एक ट्विन को ब्रांडेड कार्ड भी लॉन्च किया गया है PNB के साथ, वीज़ा एंड रुपे के अंडर में रुपे कार्ड भी लॉन्च किया गया है, और विच इज़ अ डिग्रेडेबल प्लास्टिक कार्ड। एंड इसके साथ साथ ही कॉन्टैक्टलेस UPI रिवार्ड्स प्रोग्राम भी लॉन्च किया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। अब कंपनी ने कहा है कि मैनेजमेंट ने कहा है कि अभी AI इंटीग्रेशन एक बहुत ही वाइटल इनका फेज़ बना है, और इसके थ्रू जो कंपनी है जो है वो लगभग अपना कॉस्ट बेस में 12.5% का सेविंग्स किया है। और साथ ही साथ जो न्यू फीचर लॉन्च है वो भी 50% ज़्यादा फास्ट हो गया है, जो कि इस कंपनी को एक टेक्निकल एज देता है अपने कंपटीटर के अगेंस्ट में। साथ ही साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि मैनेजमेंट एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी के थ्रू और भी कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज चैलेंजेस को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और उसी को उन्होंने प्रोजेक्ट शिवा के नाम पे भी बताया, जिसका वो लोग पेटेंट भी फाइल करने वाले हैं। अब फिर कंपनी ने कुछ फिर बताया कि यहाँ पे कुछ कंपनी ने मैनेजमेंट ने कुछ
जो यूज़ केसेस हुए, मतलब जो प्रोडक्ट लॉन्चेस हुए वो डिफरेंट क्लाइंट्स को कैसे बेनिफिट दिया है रिसेंट टाइम्स में, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। बट दैट इज़ अ टेक्निकल निटिग्रिटी, तो उसके बारे में हम लोग अलग से बात नहीं कर रहे। अभी जो सब्सिडियरी इन्होंने एक्वायर किया है, एक पोर्शन में इन्होंने ये भी बताया कि एक्सक्लूडिंग द सब्सिडियरी इनका जो स्टैंड एलोन ग्रोथ है वो 18% का है। वेयर एज यहाँ पे टोटल जो कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू है जो ग्रो किया है वो कंपनी का, वो है 28%। सो अगर हम लोग इसका जो कंपैरिजन करेंगे तो फिर हम लोग इजीली पता चल जाएगा कि सब्सिडियरी ने ग्रोथ में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो प्ले किया है। अभी सब्सिडियरीज में जो मैनेजमेंट ने डिफरेंट सब्सिडियरीज के बारे में बताया है, उसमें से एक है 86,400, जिसको पहले मोबाइल वायर भी बोला जाता है। अभी इसका जो रेवेन्यू ग्रो हुआ है 29% के आसपास ग्रो हुआ है, जो कि इन लाइन है कंसोलिडेटेड ग्रोथ के साथ। और इसका जो एबिटा ग्रो हुआ है वो है 400%, विच इज़ वो ये जो फिगर है ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि ये वाला जो 400% का जो ग्रोथ है, जहाँ इस बार कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन मतलब कंपेरेटिवली लेसर है। यहाँ पे जो एबिटा है वो ग्रो हुआ है। हालांकि कॉन्सोलिडेटेड लेवल पे एबिटा जो ग्रो है वो 8% है, यहाँ पे वो 400%। सो यहाँ पे भी ये जो पर्टिकुलर सब्सिडियरी है इसने प्रॉफिट लेवल पे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। साथ ही साथ इस सब्सिडियरी के अंडर में एक पार्टनरशिप भी लॉन्च हुआ है लंका पे के साथ, ये इसका पहला इंटरनेशनल पार्टनरशिप है। साथ ही साथ इसी सब्सिडियरी के अंडर में यूनियन बैंक के साथ भी एक पार्टनरशिप लॉन्च हुआ है भारत बिल पेमेंट स्टैक के ऊपर, और एक पार्टनरशिप हुआ है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ भी यूपीआई ट्रांजैक्शन रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो सब्सिडियरी एक इस कंपनी का बारे में बताया गया है वो है ग्रीन एज, जिसका रेवेन्यू लगभग 160% ग्रो हुआ है और एबिटा हुआ है 66%। ये जो पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर ग्रीन एज जो सब्सिडियरी है ये जनरली गोल्फ प्रिविलेज प्रोग्राम्स को रन करता है ऑन द बैकड्रॉप एनपीसीआई प्लेटफॉर्म। सो इसका भी ग्रोथ बहुत ही अच्छा गया है। अभी जो एक लास्ट सब्सिडियरी के बारे में मैनेजमेंट ने बताया वो है टैक्स प्लानर। ये जो है ये सिर्फ 80 लैक्स का ही रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है, जो कि वाई बेसिस पे 65% का ग्रोथ है। बट ये जो पर्टिकुलर सब्सिडियरी है ये अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। हालांकि मैनेजमेंट ने बताया कि बाय दिस फाइनेंशियल ईयर ये जो सब्सिडियरी है वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा। अब इसका जो एक इम्पोर्टेंट हाईलाइट पॉइंट जो मैनेजमेंट ने बताया है कि ये जो टैक्स प्लानर है ये बेसिकली आईटी और जीएसटी कंप्लायंस रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड किया है, और बेस्ड ऑन दिस सर्विसेज ओनली इनका जो एंटरप्रेन्योर कॉर्पोरेट है उनसे लगभग इनका B2B जो ग्रोथ है वो 120% है। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये मैटर करता है, क्योंकि अभी जो कॉम्प्लेक्स जो कंप्लायंस रिलेटेड मैटर है उसके वहाँ पे एक एंटरप्राइज कॉर्पोरेट से अगर जो उनको बिजनेस मिल रहा है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी स्टिकी बिजनेस। सो ये एक रिकरिंग स्टिकी रेवेन्यू होगा। अब एक शॉर्ट में थोड़ा बिजनेस वर्टिकल्स को भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो टैक्स बेनिफिट रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म है सेव, यहाँ पे मैनेजमेंट ने बताया कि 73% जो नया यूज़र एक्विजिशन हुआ है वो एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के थ्रू ही हुआ है वाया अपसेलिंग। और यहाँ पे जो नया टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल्स इस बार आया है, मैनेजमेंट ने उसको एक टेल विंड की तरह लिया है इस अपने बिजनेस के लिए। इसके अलावा भी जोयर, प्रोपेल और फ्लीट में भी बहुत सारे एक्विजिशंस बहुत सारे नया बिजनेस आया है, जिसके बारे में मैनेजमेंट ने अपना कॉन्फ्रेंस कॉल में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है। एंड फाइनली जो
मैनेजमेंट का आउटलुक है अपना बिजनेस एक्सपेंशन आउटसाइड इंडिया के लिए, वहाँ पे सेव, ज़ोयर, प्रोपेल के थ्रू वो एंट्री करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली अबू धाबी ग्लोबल मार्केट्स में। वहाँ पे फिर देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, फ्री इकोनॉमिक जोन्स, यहाँ पे कंपनी अपना नया एक्सपेंशन करना चाहता है ग्लोबल मार्केट में। यहाँ पे ओवर एंड लार्ज कंपनी ने माना है कि Q1 थोड़ा सॉफ्ट गया है, बट नंदलेस जो मैनेजमेंट है दे आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि वो अपना जो गाइडेंस है 40% कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ का इस फाइनेंशियल ईयर में वो लोग अचीव कर लेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने जो फ्यूचर आउटलुक दिया है बेस्ड ऑन उनका जो नया एक्विजिशंस है, मर्जर्स है, उसके बेसिस पे कंपनी एक स्टेडी ग्रोथ विथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड गुड पॉजिटिव कैश फ्लो भी वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि जो टोटल फ्री कैश फ्लो जो कब तक पॉजिटिव होगा उसके बारे में कंपनी ने डायरेक्टली नहीं कुछ बताया, बट फिर भी कंपनी इज़ वर्किंग टूवर्ड्स बेटर कैश फ्लो बिजनेस। सो यहाँ पे हम लोगों ने इन अ नटशेल देखा है कि Q1 में जो डिप आया है वहाँ पे कंपनी ने एग्जैक्ट ऐसा कोई सेटिस्फैक्ट्री रीज़न नहीं दे पाया है कि उन्होंने वहाँ पे क्यों रेवेन्यू में डिप आया है। सो दैट इज़ अ पॉइंट कि मार्केट ने इसको इस पर्टिकुलर पॉइंट को काफ़ी नेगेटिवली लिया है। बट जो एज़ फार एज कि एबिटा में क्यों उनका जो ड्रॉप आया है वो अगर देखते हैं तो हाँ, कुछ एक्सपेंडिचर्स उन्होंने किए हैं जिसका आगे चलते हुए उनको बेनिफिट मिल सकता है। सो एबिटा का जो ड्रॉप है दैट इज़ समहाउट एक्सक्यूज्ड, बट नंदलेस अभी थोड़ा देखना पड़ेगा कि सिंस मैनेजमेंट ने कहा है कि रेवेन्यू ग्रोथ का जो टारगेट है दे आर स्टिल रिटेनिंग दैट गाइडेंस, तो आगे चलते हुए Q2 और Q3 में कैसा परफॉर्मेंस होता है वो नज़र में रखना पड़ेगा। सो ऑल इन ऑल अभी ये जो डील है थोड़ा केयरफुल करके देखना होगा। हालांकि वैल्यूएशन कम है बट अभी जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है उसको भी हम लोगों को थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा। एट द एंड तो वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ऐसा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही अगर एनालिसिस बेसिस वीडियो आपको और भी देखना है यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड चेक आउट अदर वीडियोस। हम लोगों ने वहाँ पे गोल्ड का अदर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट जो गोल्ड के ऊपर रिलेटेड है उसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया है। सो दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग वीडियो। हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में भी बात किया है। सो इफ़ यू वांट टू चेक आउट दोज वीडियोस प्लीज़ चेक आउट माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।